माता दी दोस्तों, बुढ़ापे में दिवाली। दिवाली की साड़ी इतनी भारी पड़ गई। जानकी जी अपने कमरे में बैठी हुई अपने पति से बातें कर रही हैं। पास में ही बैठे जानकी जी के पति सुंदर लाल जी अपनी पत्नी से कहते हैं, समय कितनी जल्दी पंख लगाकर उड़ गया, पता ही नहीं चला। हमारे घर में पोता पोती आने वाला है। कुछ दिनों में हम दादा दादी बन जाएंगे। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि यह सब कल की ही बात है, जब हमारी शादी हुई थी। उसके बाद हमारा बेटा हिमांशु पैदा हुआ था और फिर बेटी हिमांगी। हमारे बच्चे बड़े भी हो गए और उनकी शादी भी हो गई। हम नाना नानी तो बन गए और अब तो हम दादा दादी बनने वाले हैं। हाँ हिमांशु के पापा, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। समय तो सच में पंख लगाकर उड़ गया, पता ही नहीं चला। अपनी पत्नी की आंखों पर मोटा चश्मा देखकर कि सुंदरलाल जी कहते हैं, भगवान तुम चश्मे में बहुत अच्छी लग रही हो। कहो तो तुम्हारे लिए एक फैंसी स्टाइलिश चश्मा मंगा दूं, बहुत जचेगा तुम्हारे ऊपर। जानकी जी हंसती हुई कहती है, तुम भी ना दादाजी बनने वाले हो, लेकिन अभी तक हंसी ठिठोली करना बंद नहीं किया है। क्यों जानकी, हंसी मजाक की भी क्या कोई उम्र होती है? किसने कहा है कि हम बूढ़े हो गए हैं? अगर हो भी गए हैं तो क्या अपनी पत्नी से हंसकर बात नहीं कर सकते? मैं तुम्हारे लिए एक दिन फैंसी चश्मा लेकर आऊँगा, तो तब मुझे लगाकर दिखाना। अच्छा सुनो, मैं कह रही थी 4 दिन बाद दिवाली आ रही है। बहू के लिए दिवाली पर एक नई साड़ी लेनी है। कुछ पैसे निकाल कर दे देना, मैं उसकी पसंद की साड़ी खरीद लाऊंगी। ठीक है, मैं पैसे लेकर आ जाऊंगा और अपने लिए भी एक साड़ी खरीद लाना। कितने साल से तुमने भी दिवाली पर अपने लिए साड़ी नहीं खरीदी है? मेरे पास तो पुरानी साड़ियाँ ही बहुत पड़ी हैं, मैं उन्हें में से कोई एक साड़ी पहन लूँगी। सुंदरलाल जी थोड़ा सा नाराज़ होते हुए कहते हैं, तुम तो मेरी सुनती ही नहीं हो, बस अपनी ही चलाती हो। ठीक है, मत लाना अपने लिए साड़ी। जानकी जी कहती हैं, अच्छा ठीक है, अब गुस्सा मत करो, मैं ले आऊँगी अपने लिए भी साड़ी। दरवाजे के बाहर खड़ी हुई जानकी जी की बहू सुषमा सारी बातों को सुन लेती है। उसको अपने सास ससुर का बुढ़ापे पर एक दूसरे के साथ इस तरह से व्यवहार करना बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। अपने कमरे में जाकर अपनी माँ को फ़ोन लगाती है और कहती है, माँ मेरे घर में तो बेशर्मी की हद हो गई है। सास ससुर अपने कमरे में बैठकर पूरा दिन रोमांस करते रहते हैं, और तो और मेरी सास बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम हो रही है। दिवाली पर ससुर जी ने कहा है कि नई साड़ी खरीद कर लाना। अब बताओ माँ, आज के ज़माने में नई बहू नई साड़ी पहनती अच्छी लगती है या 60 वर्ष में आकर कि यह बुढ़िया नई साड़ी पहनेगी? मैं तो अपने सास ससुर के ऐसे व्यवहार से बहुत ही तंग आ गई हूँ। बहू जब अपने कमरे में बात कर रही थी तो जानकी जी शाम के खाने बनाने के लिए रसोई में गई। जानकी जी अपनी बहू की सारी बातों को सुन लेती है। उन्हें बहू बहुत बुरा लगता है कि बहू उनके बारे में कैसे कैसे विचार सोचती है। खाना बनाने के बाद जानकी जी डाइनिंग टेबल पर सबको खाना खाने के लिए बुलाती हैं। बहू भी खाने के लिए आ गई, लेकिन बहू के चेहरे से लग रहा था कि वह खुश नहीं है। सुंदरलाल जी अपने कुर्ते की जेब से पैसे निकाल करके जानकी जी को देते हैं और कहते हैं, कल तुम बाजार जाकर अपने लिए और बहू के लिए दिवाली की साड़ी खरीद लाना। रात का खाना खाने के बाद सुंदरलाल जी बाहर निकल गए। डाइनिंग टेबल पर बैठी हुई बहू अपनी सासू माँ से कहती है, माँ जी आप बुरा ना माने तो एक बात कहूँ, मेरे मायके और मेरे ससुराल में बहुत अंतर है। मेरे मायके में बड़े बुजुर्ग अपनी मर्यादा में रहते हैं और अपनी उम्र के हिसाब से ही व्यवहार करते हैं। मेरी माँ तो हमेशा मेरी भाभी की दी हुई साड़ियाँ ही पहनती है, उसे तो कभी नई साड़ियाँ खरीदने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। भाभी के पास इतनी सारी साड़ियाँ होती हैं, जब वह 2-4 महीने पहन लेती है
तो वह पहनी हुई साड़ियाँ मेरी माँ को पहनने के लिए दे देती है। मेरी माँ हमेशा मेरी भाभी को नई नई साड़ियाँ दिलाती है और कुछ दिनों में भाभी उन साड़ियों को मेरी माँ को दे देती है। कभी वह नई साड़ियाँ नहीं खरीदती है। जानकी जी अपनी बहू की मनसा को समझ गई कि वह कहना क्या चाहती है। बेटा, सब घरों का नियम अलग अलग होता है। अभी तुम इस घर में नई नई आई हो तो धीरे धीरे इस घर के माहौल में भी ढल जाओगी। शायद तुम्हें पता नहीं है, तुम्हारे ससुर जी का यह स्वभाव आज से नहीं है। यह तो हमेशा से ही ऐसे स्वभाव के थे। इनको हमेशा ही अच्छा खाना और अच्छा पहनने का शौक था। हमेशा ही मुझे अच्छे अच्छे कपड़े पहनवाते हैं। मेरे पहनने ओढ़ने में उन्होंने कभी कोई कमी नहीं रखी है। उनके पसंद की अगर मैं कोई साड़ी पहनती हूँ तो वह बहुत खुश होते हैं। अपनी सासू माँ की बात सुन कर के बहू अपना सा मुंह बनाकर कमरे में चली गई। सुमन जी अपने कमरे में आकर सोचने लगी कि अगर मेरे पति ने दिवाली पर नई साड़ी खरीदने के लिए कह भी दिया है तो इसमें क्या बुराई है। क्या मैं दिवाली पर अपने लिए एक साड़ी भी नहीं खरीद सकती हूँ? पहले तो कभी किसी ने नहीं रोका। मेरी सास भी मेरे साथ रहती थी। मैंने तो उन्हें कभी अपने शौक पूरे करने से मना नहीं किया, बल्कि मैं तो हमेशा दिवाली पर अपने साथ अपनी सास के लिए भी साड़ी लेकर आती थी। पर ठीक है, बहू अभी घर में नई नई आई है, सारी चीज़ों को समझ जाएगी। आजकल जानकी जी घर में काम भी ज़्यादा कर रही हैं, क्योंकि बहू प्रेग्नेंट है तो वह घर के ज़्यादा काम धाम नहीं करती है। सुबह का नाश्ता भी जानकी जी उठकर बना देती हैं। बहू बहुत देर तक सोए रहती है। दोपहर में भी जानकी जी सब्जी बना देती हैं, आटा लगा देती हैं, तब जाकर बहू रोटियां बनाती है। शाम का भी कुछ ऐसा ही हाल होता है। पिछले 4 महीनों से जानकी जी अपनी बहू की पूरी सेवा कर रही हैं और बहुत खुशी से सेवा कर रही हैं। घर में इतने काम धाम हो जाते हैं। इतने सारे कामों के बीच जानकी जी यह तो भूल ही गई कि जिस दिन दिवाली है उसी दिन उनकी शादी की 50वीं सालगिरह भी है। सुंदरलाल जी शाम को घूमकर घर आते हैं तो अपनी पत्नी से कहते हैं, जानकी, मैं तो भूल गया था, दिवाली वाले दिन हमारी शादी की 50वीं सालगिरह है। हमारी शादी को 50 साल हो गए। तुम्हें याद है जानकी, पिछले साल बुआ जी के बेटे ने अपनी शादी की 50वीं सालगिरह कितनी धूमधाम से बनाई थी। एक बड़े से हॉल में सबको बुलाकर पार्टी दी थी। एक दूसरे के गले में जयमाला डाली थी। उसके बाद केक भी काटा था। हाँ याद है, बहुत अच्छे लग रहे थे वह दोनों। जानकी, मैं भी अपनी शादी की सालगिरह वाले दिन एक केक लेकर आऊँगा। हम दोनों मिलकर उस केक को काटेंगे। अपने पति को खुश देख करके सुमन जी उन्हें केक लाने से मना नहीं कर सकी, क्योंकि उनके पति अपनी सालगिरह मनाने के लिए बहुत ही उत्साहित थे। जानकी जी अपने पति के स्वभाव से बहुत अच्छी तरह से परिचित थी। वह शुरू से ही बहुत ही शौकीन किस्म के रहे हैं, लेकिन आर्थिक स्थिति की वजह से दिल के जो अरमान थे वह दिल में ही रह गए। अपने दिल के अरमानों को दिमाग के एक कोने में गठरी बनाकर डाल दिया। बेटा और बेटी हुए तो उनको पढ़ने लिखाने में पूरा जोर लगा दिया। आज जब बच्चों की जिम्मेदारियों से और उनके खर्चों से फ्री हुए हैं तो अब शरीर में इतनी ताकत नहीं बची कि कहीं नौकरी कर सके। पेंशन के पैसे थोड़े हाथ में आ जाते हैं तो बुढ़ापे में बेटे बहू के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता। सुंदरलाल जी अपने और अपनी पत्नी के छोटे मोटे शौक पूरे कर लेते हैं। जानकी जी अपनी बहू की याद आते ही उनका मन उदास हो गया। साड़ी की बात को लेकर के बहू ने इतना कुछ कह दिया। अगर मेरे पतिदेव उस दिन केक लेकर आ गए तो पता नहीं क्या क्या कहेगी। सोच सोच कर जानकी जी परेशान हो रही हैं, लेकिन सोचने से कुछ नहीं होता है,
क्योंकि ना तो वह बहू से कुछ कह पा रही हैं और ना ही अपने पति से। वह उठकर रसोई में जाकर रात के खाना बनाने लगी। दूसरे दिन सुबह सुबह सुंदरलाल जी अपने आधे पके सफ़ेद बालों को काला करने के लिए पास की ही दुकान से एक डाई का पैकेट खरीद ले आए। सुंदरलाल जी अपनी पत्नी को आवाज़ देते हुए कहते हैं, अरे भगवान, एक कोई कांच की कटोरी दे दो, मुझे अपने बालों को कलर करना है। जानकी जी अपने पति को कांच की कटोरी दे जाती हैं। जानकी, कहो तो तुम्हारे लिए भी एक पैकेट ले आता हूँ, तुम भी अपने बालों को कलर कर लेना। तुम्हारे आगे के बाल बहुत सफ़ेद हो गए हैं। नहीं नहीं, आप ही कर लो, मैं तो सर पर पल्ला लेती हूँ, तो मेरे बाल तो इतने दिखते भी नहीं हैं। जानकी जी का मन तो है कलर करने का, लेकिन बहू की बातें कहीं ना कहीं उनके मन में खटक रही है कि जो बहू अपनी माँ से फ़ोन पर कह रही थी बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम, इसलिए वह अपने पति को मना कर देती हैं। बालों में डाई लगाकर सुंदरलाल जी सोफ़ा पर आकर बैठ गए। थोड़ी देर में बहू के कमरे से तेज तेज बोलने की आवाज़ सुनाई देती है। जानकी जी जाकर देखती हैं तो बहू बेटे से गुस्सा करते हुए कह रही है, तुम्हारे मम्मी पापा को जरा सी भी शर्म नहीं है, बूढ़े हो गए हैं लेकिन बालों में डाई कर रहे हैं। अरे बुढ़ापे पर बाल सफ़ेद नहीं होंगे तो क्या जवानी में होंगे? अगर बाल सफ़ेद हो गए हैं तो उन्हें काला करने की क्या ज़रूरत है? इन दोनों लोगों ने तो शर्म लिहाज बेच खाई है। दादा दादी बनने वाले हैं, लेकिन रोमांस तो ऐसे कर रहे हैं जैसे शाहरुख खान और काजोल हो। जानकी जी का बेटा अपनी पत्नी से कहता है, अरे सुषमा, थोड़ा शांत रहो, इतना तेज क्यों बोल रही हो? बाहर पापा सुन लेंगे। तो क्या होगा, सुन लेंगे। आज मैं कह रही हूँ, कल पूरा जमाना कहेगा, कल रिश्तेदार कहेंगे, कल बाहर के लोग देखेंगे तो वह भी कहेंगे। मेरा तो मुंह बंद कर लोगे, पर उन लोगों का मुंह कैसे बंद करोगे? इस घर में तो किसी को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है, किसी को भी उम्र का लिहाज नहीं है। जानकी जी का बेटा अपनी पत्नी को चुप कराने की कोशिश करता है। जब वह चुप नहीं होती है तो चुपचाप से अपने कमरे से निकल गया कि किसी तरह से सुषमा शांत हो जाए। अपनी बहू की बातों को सुन करके जानकी जी को बहुत बुरा लगता है। उन्होंने सोच लिया था कि वह अपने लिए और बहू के लिए साड़ी तो खरीद लाई हैं, लेकिन वह साड़ी नहीं पहनेंगी। उनके पास जो पुरानी साड़ियाँ रखी हैं उनमें से ही किसी एक साड़ी को पहन लेंगी। सुमन जी अपनी बहू के लिए एक बहुत ही सुंदर लाल रंग की साड़ी लेकर के आई और एक अपने लिए हल्के नीले रंग की साड़ी लेकर के आई। उनके पति को नीला रंग बहुत पसंद है। 2 दिन बाद दिवाली आ गई। दिवाली वाले दिन सुबह सुबह सुषमा ने अपनी सास से कहा, माँ जी, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, ऊपर से आज दिवाली का व्रत है, मैं पूरे दिन कुछ खाऊंगी पीऊंगी भी नहीं, तो मुझे से कोई काम नहीं बनेगा। मैं तो अपने कमरे में जा कर के आराम कर रही हूँ, 2-3 घंटे सोकर निकाल लूँगी तो जल्दी से टाइम भी निकल जाएगा और समय का पता भी नहीं चलेगा। शाम को उठकर तैयार हो जाऊंगी और पूजा की तैयारी करके मुझे जगा देना। तब तक आप खाने की भी सारी तैयारी कर लेना। पास में बैठे हुए जानकी जी का बेटा हिमांशु कहता है, अरे सुषमा, व्रत तो माँ का भी है, तो माँ के साथ थोड़ी बहुत तो सहायता कर दो। अपने पति की बात को सुन करके सुषमा बड़बड़ाती हुई रसोई में गई और सब्जियों को काटने लगी। थोड़ी बहुत सहायता करने के बाद अपने कमरे में चली गई। उसके बाद रसोई का सारा काम जानकी जी ने निपटाया। वैसे भी त्योहार वाले दिन तो बहुत सारा खाना बनाया जाता है। उसके बाद वह अपने कमरे में थोड़ी देर आराम करने लगी। पूरे दिन से रसोई में लगे लगे जानकी जी की कमर टूट गई थी। थोड़ी देर आराम करने के बाद जानकी जी दिवाली की पूजा के लिए तैयार हो गई। उन्होंने नई साड़ी ना पहनकर अपनी
एक पुरानी साड़ी पहन ली। जब सुंदरलाल जी ने देखा तो टोकते हुए कहते हैं, अरे जानकी, तुमने गलत साड़ी पहन ली। तुम्हारी नई साड़ी तो पलंग पर ही रखी हुई है, उसी को पहनो तुम, उसमें बहुत सुंदर लगोगी। साड़ी उठाते हुए सुंदरलाल जी ने साड़ी जानकी जी के आगे बढ़ा दी। जानकी जी अपने पति के द्वारा दी गई साड़ी को पहनने से मना ना कर सकी और उन्होंने उस साड़ी को पहन लिया। नीले रंग की साड़ी में जानकी जी बहुत सुंदर लग रही थी। दूसरी तरफ सुंदरलाल जी ने गुलाबी रंग का कुर्ता पजामा और उसके ऊपर सफ़ेद रंग की जैकेट पहनकर दिवाली के साथ साथ अपनी शादी की 50वीं सालगिरह मनाने के लिए बहुत उत्साहित थे। यह बात जानकी जी बहुत अच्छी तरह से समझ रही थी। जानकी जी जब तैयार होकर अपने कमरे से बाहर आई तो उनको देखकर सुषमा जल कुकड़ी हो गई। सुषमा वैसे तो आज के ज़माने की पढ़ी लिखी लड़की थी, लेकिन उसके अपने सास ससुर के बारे में ख्यालात बहुत ही पुराने थे। वह अभी भी यही सोचती थी कि घर में बहू आ गई है तो सास ससुर को बस एक कोने में बैठ जाना चाहिए, ना कि उन्हें अच्छे कपड़े पहनना चाहिए, ना अच्छा खाना खाना चाहिए। बहू आने के बाद जैसे सब कुछ छोड़ देना चाहिए। जब भी अपने सास ससुर के बारे में वह मायके में अपनी माँ से बात करती थी तो उसकी माँ भी उसकी सास ससुर के खिलाफ ही उसे भड़काती रहती थी कि तुम्हारे सास ससुर को अपनी उम्र के लिहाज में रहना चाहिए। अब तुम्हारी सास आज के ज़माने की लड़की नहीं है, 60 वर्ष की उम्र में भी दिवाली पर नई साड़ी पहनेगी। सुषमा को यह सब कुछ समझ नहीं आता था या फिर जानबूझकर समझना ही नहीं चाहती थी। सभी लोग छत पर बम पटाखे तैयार कर रहे हैं। सुमन जी अपने पति का इंतज़ार कर रही हैं, लेकिन सुंदरलाल जी का तो कहीं अता पता ही नहीं है। पता नहीं वह कहाँ पर गुम हो गए हैं। पूरे घर में ढूंढ लिया लेकिन नहीं मिले। हिमांशु अपने पापा को फ़ोन मिलाता है कि पापा आप कहाँ हो, जल्दी से आ जाओ, पूजा की तैयारी हो गई है। बस बेटा अभी आया, 2 मिनट बाद। थोड़ी देर बाद सुंदरलाल जी अपने हाथों में केक का डब्बा लिए हुए कमरे में आ गए। के डिब्बे को देखकर के सुषमा भड़क उठी। दिवाली वाले दिन केक का क्या काम है पापा, इसको आप क्यों लेकर के आए हैं? सुंदरलाल जी अपनी बहू के व्यवहार से अनजान थे। वह कहते हैं, बेटा आज दिवाली के साथ ही हम दोनों की शादी की 50वीं सालगिरह भी है। शायद आप लोगों को याद नहीं है, इसलिए मैं अपनी शादी की सालगिरह पर केक लेकर आया हूँ। हम दोनों साथ में केक काटेंगे। पूजा की थाली को एक तरफ रखती हुई सुषमा कहती है, अब एक काम करिए, आप लोग ही पूजा कर लीजिए और केक काट लीजिए। आप दोनों ने शर्म तो बेच खाई है, जरा सी भी शर्म नहीं है। बहू बेटे घर में हैं, फिर भी अपनी सालगिरह मनाने की पड़ी है। तुम लोगों को तो कोई शर्म आती नहीं है। अब हम ही शर्म कर लेंगे। मैं तो जाती हूँ अपने कमरे में। केक काट लीजिए, पूजा कर लीजिए। सुंदरलाल जी बहू से कहते हैं, बहू क्या हो गया, मैंने ऐसा क्या कर दिया जो तुम इतनी गुस्सा हो रही हो? इतना गुस्सा तुम्हारी सेहत के लिए ठीक नहीं है। दिया बुझने से पहले जैसे फड़फड़ाता है ना पापा जी, वही हालत आपकी भी हो गई है। अपनी बहू का ऐसा व्यवहार देखकर सुंदरलाल जी दंग रह गए कि उनकी बहू कभी उनसे इस तरह से भी बात करेगी कि उन्होंने तो कभी कल्पना भी नहीं करी थी। सुषमा अब बहुत हो गया, चुप हो जाओ, चुपचाप से पूजा करो, नीचे चलो, चिल्लाते हुए हिमांशु ने कहा। बड़ी मुश्किल से सुषमा दिवाली की पूजा करती है। जानकी जी अपनी बहू की बातों से बहुत दुखी हैं। जैसे तैसे पूजा करके वह लोग अपने अपने कमरे में लौट गए। अपनी की बहू की बातें उन्हें बहुत बुरी लगी हैं। लाल जी बैठे बैठे सोच रहे हैं कि वह बूढ़े हो गए हैं। अगर ना भी हो तो आज बहू ने उन्हें याद दिला दिया कि वह बूढ़े हो गए हैं। अब वह
सब काम नहीं कर सकते हैं जिनका उन्हें शौक है, क्योंकि वह बूढ़े हो गए हैं। वह अपने केक के डिब्बे को लाकर टेबल पर रख देते हैं और कमरे में आकर अपनी पत्नी के पास बैठ गए। ना ही तो किसी ने केक काटा, ना ही किसी ने खाना खाया। घर का ऐसा तनावपूर्ण माहौल देख करके हिमांशु अपने माता पिता और सुषमा को हॉल में बुलाता है और नीरज को डांटते हुए कहता है, तुम्हें काफ़ी दिन से देख रहा हूँ सुषमा, तुम मेरे मम्मी पापा को लेकर उल्टे सीधे शब्द बोल रही हो और आज तो तुमने हद कर दी। आज उनके लिए कितना बड़ा दिन है, उनकी 50वीं सालगिरह। पता है, उनका सपना था वह भी बड़े धूमधाम से मनाए, लेकिन हम इतने पैसे वाले नहीं हैं, तो यह अपने सपने छोटी छोटी खुशियों से ही पूरा कर रहे हैं, तो इसमें क्या गलत है। मेरे मायके में तो यह सब नहीं होता है, नहीं होता होगा तुम्हारे मायके में, लेकिन मेरे घर में यह सब होता है। तुम्हें क्या लगता है, जब हम दोनों 60 साल के हो जाएंगे तो क्या एक दूसरे से प्यार से बात नहीं करेंगे? बूढ़े हो जाने पर क्या पूरे दिन हम दोनों लड़ते झगड़ते रहेंगे? बूढ़े होने का मतलब यह तो नहीं होता है कि हम अच्छा खाना पहनना या घूमना फिरना छोड़ दें। भगवान ने सबको एक ही ज़िंदगी दी है, अब इस एक ज़िंदगी को जिए या तुम्हारे जैसे लोगों की वजह से शर्म करते रहें। तुम खुद को मेरे मम्मी पापा की जगह रख कर देखो। जब तुम 60 वर्ष की होगी और अगर मैं तुम्हारे लिए केक लाऊं या नई साड़ी, तो क्या तुम्हें बुरा लगेगा? बल्कि तुम खुश हो जाओगी। जब खुद पर बात आती है तो सुषमा को समझ में आता है, हाँ सही कह रहा है हिमांशु। मैंने तो बचपन से ही अपने मम्मी पापा को इस तरह से रहते हुए देखा है, एक दूसरे के साथ काम करते हुए, एक दूसरे की सहायता करते हुए, एक दूसरे से हंसते खिलखिलाते हुए, तो मुझे तो उसमें कोई भी बुराई नज़र नहीं आती है। हाँ, तुम्हारे इधर यह सब नहीं होता होगा, लेकिन मेरे इधर होता है, तो तुम इसकी आदत डाल लो, इसमें कुछ भी बुरा नहीं है। पति के समझाने पर सुषमा को अपनी गलती समझ में आ जाती है। वह अपने सास ससुर के पास जाकर के माफ़ी मांगने लगती है। माँ जी, मुझे माफ़ कर दो, मैंने इतने दिनों में आपसे जो कुछ कहा है उसके लिए दिल से माफ़ी मांगती हूँ। अब आगे से कभी ऐसा कुछ भी नहीं कहूँगी। शायद मैं गलत थी, मैंने अपने मायके में यही सब देखा था, इसलिए मुझे लगता था कि यही सब सही है, लेकिन नहीं, आप दोनों का पति पत्नी का रिश्ता है। मैं यह कैसे भूल गई। पापा जी, आप भी मुझे माफ़ कर दीजिए। सुंदरलाल जी ने तो पहली बार अपनी बहू को इस तरह से देखा था और फिर बहू ने उसी दिन माफ़ी भी मांग ली, तो वह अपनी बहू को माफ़ कर देते हैं। जानकी जी भी अपनी बहू को यह सोचकर माफ़ कर देती हैं कि बहू अभी ससुराल में या मेरे घर में नई नई आई है, धीरे धीरे सारी चीज़ों को देखने में समझने में समय तो लगता ही है, लेकिन वह बेटे की बात को समझ गई, यह बहुत अच्छी बात है। सभी लोग मिलजुल कर खाना खा लेते हैं, उसके बाद बम पटाखे फोड़ते हैं। उसके बाद कमरे में सोने के लिए चले गए। सुंदरलाल जी और जानकी जी जब कमरे में जाते ही हैं तो पीछे से उनके बेटे की आवाज़ आई। जानकी जी ने मुड़कर देखा तो उनका बेटा अपने हाथों में केक लिए खड़ा है और साथ में उनकी बहू सुषमा भी खड़ी है। हिमांशु हंसते हुए कहता, आप केक तो बाहर ही भूल गए थे, आपने केक तो काटा ही नहीं। चलिए उठिए, आप दोनों साथ में मिलकर केक काटो। दोनों अपने माता पिता के पैर छूकर आशीर्वाद लेते हैं। तो दोस्तों, कई घरों में ऐसा होता है कि अगर बहुएं आ जाती हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि सास ससुर बूढ़े हो गए हैं और उनकी सारी इच्छाएं खत्म हो चुकी हैं, बस अब बेटे बहू शौक पूरे करें। लेकिन सच्चाई तो यह है, जब हम माँ बाप बन जाते हैं तो अपने सपने भूलकर अपने बच्चों के सपने पूरे करने में लग जाते हैं। सोचते हैं बुढ़ापे में अपने सपने जिएंगे, जब हम अपनी जिम्मेदारियों से फ्री हो जाएंगे, पर क्या पता बुढ़ापे में
बेटे बहू को बूढ़े माँ बाप सिर्फ पुराना बेजान सामान लगते हैं, जिनके कोई सपने और इच्छाएं नहीं होती। ऐसा क्यों होता है, जबकि एक दिन उनको खुद इस दौर से गुजरना है। सबको अपनी अपनी ज़िंदगी जीने दीजिए। ज़िंदगी एक ही बार मिलती है, तो सब खुश होकर अपनी ज़िंदगी को जिएं। और उम्र का क्या है, उम्र तो बस एक नंबर है। दिल जवां हो तो पूरी उम्र हम हंसते हुए बिता सकते हैं। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? पसंद आए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय माता दी। धन्यवाद दोस्तों।